हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे सीटेट केपीएस के बारे में चर्चा करने वाला हूँ और इस बुक से मैंने अपना शॉर्ट नोट्स बनाया है। उसी से आज मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ जो भी बता पाऊँगा बताऊँगा। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सीटेट का इसी बुक से रहा है। मैंने इसी बुक को कम से कम 10 से 12 बार मैं पढ़ चुका हूँ और आप विश्वास करिए दोस्तों, इसी बुक से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। टोटल क्वेश्चन इसी बुक से आपको मिल जाते हैं सीटेट में, और उसी बुक का मैंने आज नोट्स बनाया है, वही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कक्षा 3 से 5 तक के 5 में कक्षा 3 से 5 ही ईवीएस चलता है, ठीक है। 1 और 2 में ईवीएस नहीं चलता है, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। और देखेंगे कि कितने थीम होते हैं, तो 6 थीम होते हैं। अब उस थीम कौन कौन से होते हैं ये आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि यही एग्ज़ाम में आपको आएगा। अगर आप इसको रटे रहेंगे तभी आप एग्ज़ाम हॉल में सही कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं सही कर पाएंगे। तो हम देखते हैं क्या क्या है। पहला जो थीम है वो परिवार एवं मित्र। अब ध्यान दीजिए कि पहला थीम परिवार और मित्र है। दूसरा कौन सा थीम रहेगा, तो भोजन रहेगा। तीसरा क्या रहेगा, पानी रहेगा, ठीक है। पहला क्या है, परिवार एवं मित्र है। दूसरा आपका भोजन है। तीसरा पानी है। चौथा थीम क्या है, तो आवास है। पांचवा थीम क्या है, यात्रा है। छठा क्या है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। पहला थीम आपको क्या बताया मैंने, परिवार एवं मित्र। दूसरा थीम आपको क्या बताया, भोजन। तीसरा थीम आपको मैंने क्या बताया, पानी। चौथा थीम है आपका आवास। पांचवा थीम है यात्रा, और जो छठा थीम है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। 6 थीम है। इसी से क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से एक उप थीम डाल देगा और एक ये तीन क्या करेगा, थीम डाल देगा। पूछ लेगा कि इनमें से कौन उप थीम है। आपको अगर थीम रटे रहो कोई उप थीम आप कम से निकाल लोगे नहीं, ओके। तो आप इन्हीं 6 को याद कर लीजिए, बाकी और ज़्यादा परेशान मत होइए। चलिए आगे देखते हैं। एकल परिवार में माँ और बाप और उनके बच्चे होते हैं। एकल परिवार में कौन कौन होता है, तो माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। लेकिन जो संयुक्त परिवार हो उसमें क्या होगा, उसमें दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन सब कोई आ जाएगा। वो आपका संयुक्त परिवार हो गया। ये कॉमन चीज़ है, आप सब जानते होंगे। और देखिए ये बुक है, इसी बुक से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, कथन है। अब ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन क्या दे रहा है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। ऑप्शन 1 है सही नहीं है, क्योंकि यह कथन में यहाँ स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सही नहीं है, क्योंकि परिवार क्या होता है, एक प्रकार परिवार कई प्रकार के होते हैं, तो परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं कह सकता है। ये ऑप्शन आपका सही है। बताने का सेंस इतना था कि क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे अगर आप चीज़ों को याद रखेंगे तो। अब हम आगे देखते हैं परजीवता के बारे में, पैरासाइट के बारे में। परजीवता क्या होता है कि वो जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, वो जीव जो किसी अन्य पर क्या होंगे, आश्रित होंगे और उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं। और उन जीवों और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें क्या करेंगे, पैरासाइट का काम करेंगे, उनको नुकसान कर देते हैं। वही क्या कहते हैं, परजीवी। मतलब फ़ायदा उनसे लेंगे और उन्हीं पर डिपेंड भी रहेंगे, उन्हीं से फ़ायदा लेंगे, लेकिन उनको क्या करेंगे, नुकसान भी पहुंचाएंगे। तो क्या कहलाएंगे, परजीवता कहलाता है। कौन को, जैसे क्या होता है, जैसे जोंक होता है, ठीक है। हम लोगों के बालों में रहता है, हम ही लोग से अपना भोजन पानी करेगा और हम ही लोग का खून चूसेगा। तो हम लोगों के क्या हो, परजीवी हैं। आपका जू हो गया, अमर बेल हो गया। और आप देखते होंगे हम लोग के घर पे क्या होता है, नीम का पेड़ होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें मनी प्लांट लगा देते हैं। मनी प्लांट, तो मनी प्लांट क्या करता है दोस्तों, वो नीम को बढ़ने तो देगा नहीं और ख़ुद तो बहुत अच्छे से बढ़ेगा, और नीम का जो ग्रोथ होता है वो रोक देगा। तो किसी का ग्रोथ रोक कर उसका फ़ायदा लेना ही क्या है, पैरासाइट। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। अब सहजीवी क्या होता है, सहजीवता क्या होता है, सहजीवी वो होता है जब 2 जीव एक दूसरे पर क्या होंगे, डिपेंड होंगे, लेकिन एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे लेकिन फ़ायदा दोनों को होगा, तो वो क्या होते हैं, वो सहजीवी कहलाते हैं। जैसे बगुला और भैंस, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा था बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला भैंस को डराना चाहता है। बगुला का भैंस में क्या है, सहजीवी संबंध है, यही आपको टिक करना है।
देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, ये सब सहजीवी परजीवी क्या होता है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन आप जब जानेंगे कि सहजीवी क्या होता है, परजीवी क्या होता है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को दिखाने का मतलब ये था कि आप देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जानवर के बारे में। तो जानवर के बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि जो जानवर के ऊपर जो एक क्या होता है, डिजाइन होता है। आप देखते होंगे कुत्ते पर अलग डिजाइन रहता है, बिल्ली पर अलग डिजाइन रहता है, शेर पर अलग डिजाइन, सब जानवरों पे अलग अलग तरह के डिजाइन। तो क्यों होते हैं? उनके बालों के कारण होते हैं। क्यों होते हैं डिजाइन? तो उनके बालों के कारण होते हैं। दूसरा क्या पढ़ना है आपको कि रात में जो जागने वाले जो जानवर होता है, रात में जागने वाला जो जानवर होता है, हर चीज़ को किस कलर में देखेगा? सफ़ेद और काला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। रात में जागने वाला जो जीव होता है किस कलर में देखता है? तो सफ़ेद में देखता है और काला में देखता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर क्या है थर्ड पॉइंट कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब जानवर में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? सलाख को, इसलिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा गया है सलाख के बारे में। तो सलाख क्या होता है? बिल्कुल ये भालू की तरह होता है। सलाख कैसे दिखता है? तो सलाख आपका भालू की तरह दिखता है, ठीक है। ये कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटे हैं। देख याद रखिएगा, 17 घंटे सोता है। कैसे सोता है? तो उलट के पेड़ों पर क्या उल्टे लटक कर ही आराम करता है, सोता है, ठीक है। उल्टा लेट कर ही आराम करेगा, ऐसे सो जाएगा। और इनका जो जीवन काल होता है दोस्तों 40 वर्ष होता है। और 40 वर्ष की अवस्था में ये सिर्फ 8 पेड़ों का ही प्रयोग करते हैं, उसी पर अपनी ज़िंदगी को बिता देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। सलाख के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट है? 17 घंटा सोता है, 40 वर्ष इसकी जीवन काल होता है। कितने पेड़ों को यूज करता है? तो 8 पेड़ों को यूज करता है। कैसे होता है? तो भालू की तरह होता है। कैसे सोता है? उल्टा लटक के सोता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अब हम लोग बाघ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाघ का जो मेन चीज़ होता है क्या होता है? बाघ हम लोगों से 6 गुना ज़्यादा देखता है। बाघ अंधेरे में हम लोगों से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, ठीक है। और बाघ की जो गुर्राहट होती है दोस्तों वो 6 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। कि जब बाघ जब भी गरजेगा, ठीक है, जब भी गुर्राएगा तो आप 6 किलोमीटर से सुन सकते हैं कि बाघ वहाँ गरज रहा है, गुर्रा रहा है, ठीक है। और बाघ हवा से क्या करता है? बाघ का जो शिकार होता है, शिकार आने का जो मोमेंट होता है, जो थोड़ा बहुत मतलब हिलती है, जब कोई शिकार जा रहा तो पत्तियाँ हिलती हैं, कुछ भी हिलता है, और हवा के चलने से जो पत्तियाँ हिलती हैं उन दोनों का डिफरेंस कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि बाघ अपने शिकार का जो मोमेंट होता है उसमें और हवा के मोमेंट में, उन दोनों में डिफरेंस कर लेता है। बाघ का इतना खतरनाक कंसंट्रेशन होता है, आप समझ सकते हैं। तो बाघ के बारे में हम लोग क्या सीखे? बाघ ये सीखे कि इसका कंसंट्रेशन पावर कितना खतरनाक होता है। और दूसरा चीज़ है बाघ कितनी 3 किलोमीटर से आप इसका गुर्राना देख सकते हैं, और हम लोगों से 6 गुना ज़्यादा अंधेरों में बाघ देख सकते हैं। अब हम लोग हाथी के बारे में देखेंगे, ठीक है। हाथी क्या करता है? तो 3 महीने का जो हाथी होता है वो 200 किलोग्राम उसका वेट होता है। कितना वेट होता है? तो 200 किलोग्राम 3 महीने हाथी का वेट होता है, ठीक है। और एक बड़ा हाथी दिन में कितना भोजन करता है, कितनी पत्तियाँ खा सकता है? तो 100 किलोग्राम वो आराम से खा सकता है। क्वेश्चन 2019 में आया था सीटेट में, जब मैं पेपर दे रहा था क्वेश्चन मेरे पेपर में रखा हुआ था, ठीक है। अगला जो आपका है थर्ड पॉइंट है वो है एक दिन में केवल या 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी कितना सोता है? 2 से 4 घंटे ही हाथी सोता है। और हाथी के झुंड में ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाथी के झुंड में सिर्फ 10 से 12 हथनी या उनके बच्चे होते हैं। हाथी के झुंड में या तो हथनी भी रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं, लेकिन हाथियाँ नहीं रहते हैं झुंड में, ठीक है। हाथियाँ झुंड से अलग रहते हैं। और झुंड का जो मॉनिटर होता है, जो झुंड को कह सकते हो कि उसका नेता होता है, वो कौन होता है? हथनी होती है। उस कौन सी हथनी होगी? जो सबसे बुजुर्ग हथनी रहेगी वही उसको लीड करेगी, ठीक है। तो हाथी में हम लोगों ने क्या देखा कि 2 से 4 घंटा हाथी सोता है। 3 महीने का जो हाथी होता है 200 किलोग्राम का होता है। और एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम पत्तियाँ झाड़ियाँ खा सकता है, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा। और अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि किस टाइप से हाथी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। आप देख सकते हैं लिखा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए, ठीक है। निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। अब पहला है कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दोस्तों ये आपको मैंने बताया नहीं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि हाथी गंदे पानी में इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनको ठंडक मिलती है। कॉमन चीज़ है, मुझे पता है कि आप ये चीज़ जानते होंगे। अगला क्या है? अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे सोते हैं। गलत। मैं कितना बताया था आपको? 3 से 4 घंटे, ठीक है। आगे क्या है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम का, वही बताया हूँ मैं आपको। ये आपका सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। फिर क्या है? अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग कितने पत्ती खाते हैं? 100 किलोग्राम, मैं भी आपको बताया हूँ। तो ये तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। सिर्फ 2 गलत हो जाएगा। अब देखिए आप ऑप्शन में क्या है?
1, 3, 4, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सांप के बारे में देखेंगे। तो भारत में कितने तरह के सांप पाए जाते हैं? भारत में सिर्फ 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका नाग होता है, दूसरा करैत होता है, तीसरा आपका दुबहिया होता है, चौथा अफाई होता है, ठीक है। और सांप के बारे में आप एक चीज़ और जान लीजिए कि सांप के कान नहीं होते हैं। वो किससे सुनता है? वो कंपन से सुनता है, ठीक है। किससे सुनेगा आपका? कंपन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा है, सपेरों को क्या कहते हैं? कालबेलिया भी कहते हैं। सपेरों को क्या कहा जाता है? तो कालबेलिया कहता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सांप के क्या नहीं होते हैं? कान नहीं होते। किससे सांप सुनता है? तो कंपन से सुनता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बहुत बार आया है। अब हम लोग चींटियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चींटियों के बारे में हम लोग सिर्फ इतना ही जान लें कि जो रानी चींटी होती है वो क्या देगी? अंडे देगी। और जो सिपाही चींटी, तो सिपाही का काम है, सिपाही मतलब आप हम काम से ही सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि सिपाही क्या करेगा? भाई काम करेगा। बिल बनाने में जो भी मूवमेंट करना पड़ता है, जितनी जो भी मेहनत करना पड़ता है, सारा मेहनत कौन करता है? तो सिपाही चींटी करती है, ठीक है। रानी चींटी क्या करेगी? अंडे देगी। और चींटियाँ चलते समय एक विशेष प्रकार का क्या छोड़ती हैं? गंध छोड़ती हैं। उसी को सूंघ करके पीछे वाला जो उसका साथी होता है वो उसी तरह से मूवमेंट करता है, उसी को फॉलो करता है। चींटियाँ देखती नहीं है, जिस तरह से वो गंध छोड़ता जाएगा उसके पीछे पीछे वो अपना चलती रहती हैं। अब हम लोग पक्षी को देखेंगे, ठीक है। पक्षी के बारे में क्या देखना है हम लोग कि यह केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है। पक्षी क्या करते हैं? ये केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। और जब उनके बच्चे क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये घोंसला छोड़ करके क्या करती हैं? निकल लेती हैं, ठीक है। कहने का मतलब पक्षी सिर्फ घोंसला इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको अंडा देना रहता है। और जब अंडा उनका बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो तुरंत निकल लेती हैं वहाँ से, ठीक है। अगला क्या है? अधिकतर पक्षी की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। ये आपका हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अधिकतर पक्षी की आँखें क्या होते हैं? उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं, कॉमन सी बात है। तीसरा है, ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, अतः वो अपनी गर्दन को क्या करते हैं? बार घुमा कर ही आसपास को देखते हैं। ये चीज़ हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, उल्लू और मैना में डिफरेंस आप जान लीजिए। बहुत बार पूछा गया। उल्लू क्या करता है? उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, याद रखिएगा। उल्लू अपनी गर्दन क्या करेगा? पीछे तक घुमाएगा। उल्लू अपनी गर्दन क्या करता है? तो पीछे तक घुमाता है। लेकिन मैना क्या करता है? मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। जहाँ झटका शब्द आ गया दोस्तों, वहाँ क्या करेगा? मैना पे आप जाइएगा। जहाँ झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है तो कौन करेगा? मैना। लेकिन उल्लू के बारे में क्या आएगा? उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। याद रखिएगा, कन्फर्म आपके पेपर में क्वेश्चन रखा हुआ है, 101% आपके पेपर में कन्फर्म आएगा। और हम लोग देखेंगे फाख्ता के बारे में। फाख्ता क्या होता है? तो फाख्ता कैटस, ठीक है। फाख्ता कैटस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। जो फाख्ता होता है वो कैटस या कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में अपना कहाँ बनाता है? घोंसला बनाता है। गौरैया कहाँ बनाता है? तो गौरैया कहाँ बनाता है? अलमारी के ऊपर, ठीक है। अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाता है। कबूतर कहाँ बनाता है दोस्तों? आप बता सकते हैं? तो किसी खंडहर में कबूतर अपना घोंसला। उसके बाद में हम लोग देखेंगे जिम कॉर्बेट उद्यान पार्क के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये भारत का सबसे पुराना उद्यान है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे पुराना उद्यान है। ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है जिम कॉर्बेट। दूसरा क्या है? गिर से गुजरात, याद रखिएगा, गिर से गुजरात। और गुजरात में का जो पार्क है वो किस लिए फेमस है? बब्बर शेरों के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद ही होगा। बब्बर शेरों के लिए गुजरात का जो राष्ट्रीय गिर उद्यान है वो जाना जाता है। नेशनल सुंदरवन कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में है, ठीक। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। उसके बाद पश्चिमी घाट, बहुत बार पूछा गया है पश्चिमी घाट। अगर आप पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा। ये जैव विविधता के जो विश्व के 8 हॉट स्पॉट हैं आपके, उनमें से एक है पश्चिमी घाट, ठीक है। 8 हॉट स्पॉट होते हैं, आपको पता ही होगा। उसमें से एक क्या है? जो पश्चिमी घाट है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे नेफेंथीज़ के बारे में, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि पूरा हो जाए और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपका हो जाए, बस मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है। नेफेंथीज़ के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? ये भारत में कहाँ होता है? तो भारत में मेघालय में, याद रखिएगा दोस्तों। भारत में कहाँ पे होता है नेफेंथीज़? तो मेघालय में। अगर आप देश पे आप देखेंगे तो इंडोनेशिया मारिएगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर
इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर भारत के समुद्र में है तो मेघालय मारिएगा। ये करते क्या हैं? तो यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जानवरों का शिकार करता है, ठीक है। और नेफेंथीस पौधों को क्या कहते हैं? घटपर्णी पौधा कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखिएगा। नेफेंथीस को क्या कहते हैं? घटपर्णी पौधा होते हैं। कुछ लोग खाली घटपर्णी ही पढ़ लेंगे और नेफेंथीस जानेंगे नहीं, और आ जाएगा पेपर में नेफेंथीस, गलत करके आ जाएंगे। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि नेफेंथीस को घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? तो लोग कीड़े मकोड़े छोटे जानवरों का क्या करते हैं? शिकार कर लेते हैं। भारत में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में मेघालय में पाया जाता है। अगर आप देश के लेवल पर देखोगे तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओके, हम लोग क्या देखेंगे? रेगिस्तानी ओक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा गया है। रेगिस्तानी ओक कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 11 से 12 फीट इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। रेगिस्तानी ओक कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 11 से 12 फीट होती है इसकी ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा पूछा गया है। उसके बाद में आप देखते हैं कि जंगल, अब आप देख सकते हैं कि जंगल अधिकार कानून की कब आया था? तो 2007 में आया था। उसके बाद में हम लोग देखेंगे लिंगहुफेन, ये कहाँ पे खाया जाता है? तो आपका हांगकांग में। किससे बना होता है? तो ये सांप से बना होता है, ठीक है। सांप का एक तरह से डिश होता है, ठीक है। लिंगहुफेन कहाँ का खाया जाता है? ये हांगकांग में। किससे बना होता है? तो सांप से बना होता है। हम लोग थोड़ा सा शेल्टर के बारे में देखेंगे, आवास के बारे में, ठीक है। बाँस और लकड़ी के जो घर होते हैं, कहाँ के होते हैं? बाँस और लकड़ी के घर असम में होते हैं, ठीक है, असम में होते हैं। क्यों होते हैं बाँस के बने हुए वहाँ पे लकड़ी के? क्योंकि वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे घर कैसे बनाए जाते हैं? बाँस के या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, ये चीज़ हम ध्यान दें। उसके बाद में ईंट के घर कहाँ होते हैं? तो मैदान, भारत के मैदानी इलाकों में, जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये आपका मैदानी भाग हो गया, ठीक है। उसके बाद में इग्लू के बारे में हम देखेंगे। इग्लू के बारे में, यह अमेरिका के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली क्या है? एस्किमो जनजातियों की आवास है। इग्लू किस तरह से होती है? तो अमेरिका के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जो एस्किमो जनजाति होते हैं, वो लोग कैसा बनाते हैं घर? तो इग्लू की तरह बनाते हैं, ठीक है। हाउस बोट क्या होता है दोस्तों? हाउस बोट के बारे में हम जान लेंगे। हाउस बोट आपका कश्मीर और केरल 2 जगह होता है, ठीक है। ये लकड़ी का बना होता है जो पानी के ऊपर तैरता है। हाउस बोट किस तरह से बनता है? लकड़ी का बना होता है जो पानी के ऊपर तैरता है। कहाँ पे होता है मेनली? तो आपके कश्मीर और केरल में होता है, ठीक है। अब हम लोग ब्रेल लिपि के बारे में, इसके फाउंडर कौन है? लुईस ब्रेल है। इसमें कितने बिंदु होते हैं? तो 6 बिंदु होते हैं। बस खाली आपको यही ध्यान देना है, हमेशा पूछा गया है। कितने बिंदु होते हैं? तो ये 6 बिंदु होते हैं इसमें, ठीक है। ब्रेल लिपि, इसके खोजकर्ता कौन है? लुईस ब्रेल। इसमें कितने बिंदु होती है? तो 6 बिंदु होती है। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, इन्होंने मटर के पौधे पर ना प्रयोग किया था, ठीक है। अब हम लोग मधुमक्खी पालन के बारे में देखेंगे, ठीक है। मधुमक्खी पालन कहाँ पे होता है? तो मुजफ्फरपुर के बोचहा जिले, ठीक है। मुजफ्फरपुर के किस जिले में, ग्राम में होता है? तो बोचहा नामक ग्राम में होता है, ठीक है। किसके पेड़ों पर मधुमक्खी पाला जाता है? तो लीची के पेड़ों पे, ठीक है। किस महीने में? तो अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। अक्टूबर से जो दिसंबर का महीना होता है, उसी महीने में जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अंडे देती हैं, इसीलिए, ठीक है। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर कहते हैं, ठीक है। और लीची के जो फूल होते हैं वो कब खिलते हैं? तो फरवरी में। हम मेनली ये देखेंगे मधुमक्खी पालन कब किया जाता है। तो मधुमक्खी पालन आपका ठंडियों के सीजन में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम मधुमक्खी क्या करते हैं? अंडे देती हैं। अक्टूबर से दिसंबर, याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर। ये कहाँ पे ज़्यादा होता है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर के बुचहा नामक एरिया में, ठीक है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर। लीची का फूल कब खिलता है? तो फरवरी माह में खिलता है, सॉरी। अब एनीमिया को देखेंगे। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो एनीमिया हो जाता है। मलेरिया जानते होंगे, मादा मच्छर से एनाफिलीज फैलता है, ठीक है। मादा मच्छर से एनाफिलीज फैलता है। और किससे इसका उपचार किया जाता है? तो सिनकोना की छाल से, ठीक है। सिनकोना की जो छाल होती है इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, ठीक है। अब अल-बिरूनी के बारे में, अल-बिरूनी के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। कहाँ के थे? तो उज़्बेकिस्तान के थे। कहाँ के थे? उज़्बेकिस्तान थे। जब ये भारत आए थे तो भारत में राजस्थान साइड में उन्होंने तालाबों के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था, ठीक है। बस इतना जानना कि इन्होंने किसके बारे में लिखा था? तालाबों के बारे में लिखा था, ठीक है। तालाबों के बारे में इन्होंने लिखा। कहाँ के थे? तो उज़्बेकिस्तान के थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। वृक्षेंद्री पाल को अध्ययन देख लीजिए। वृक्षेंद्री पाल के बारे में क्या आपको देखना है? तो भारत की पहली
भारत की पहली विश्व की 5वीं महिला थी, ठीक है, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हमेशा पूछा जाता है कर्दम महेश्वरी के बारे में हमेशा पूछा जाता है। क्या थी? तो वेट लिफ्टर थी। क्या थी? वेट लिफ्टर थी। कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की थी, ठीक है। कितना किलोग्राम उठाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखिएगा। कितना किलोग्राम उठाई थी? उन्होंने 130 किलोग्राम उठाया था, ठीक है। कितना किलोग्राम उठाया था इन्होंने? 130 किलोग्राम उठाया था। कर्दम महेश्वरी कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की थी। क्या थी? वेट लिफ्टर थी। कितना किलोग्राम उठाई? तो उन्होंने 130 किलोग्राम उठाया था। अब हम उसके बारे में चमकता सितारा के बारे में पढ़ेंगे। सूर्यमणि को क्या कहते हैं? चमकता सितारा, गर्ल्स स्टार कहा जाता है सूर्यमणि को, ठीक है। बस इतना जानिए कि चमकता सितारा किसे कहता है? सूर्यमणि को कहा जाता है, गर्ल्स स्टार को कहा जाता है। कुडुख भाषा कहाँ की है? कुडुख भाषा कहाँ है? भारत के बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। जो कुडुख भाषा होती है भारत के बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बोली। अब हम लोग दांडी यात्रा के बारे में देखेंगे, ठीक है। दांडी यात्रा के बारे में देखेंगे। कौन किया था? गांधी जी किए थे। सब जानते होंगे इस चीज़ को। और कब दांडी यात्रा शुरू हुआ था? 1930 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से शुरू हुआ था? तो अहमदाबाद से समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को इन्होंने क्या किया? तोड़ा था, ठीक है। नमक का, ठीक है, नमक का जो कानून लगा था इसको उन्होंने तोड़ा था। बिहू के बारे में हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहू के बारे में, ठीक है। ये बिहू कहाँ का है? असम है, ठीक है। और बिहू जो होता है, जब ये चावल जो हम लोग क्या करते हैं लोग कि जो चावल की जो फसल होती है उस फसल को जब काटेंगे तो उस पर एक तरह का उल्लास मनाएंगे, ठीक है। जो उल्लास मनाया जाता है, ये कहाँ पे उल्लास मनाया जाता है? तो असम में। उसी उल्लास को क्या कहते हैं? बिहू कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे केरल में टेपियोका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केरल में क्या है? टेपियोका, ठीक है। टेपियोका क्या होता है? ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। टेपियोका कहाँ गए उगाया जाता है? तो ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग लद्दाख के बारे में देखेंगे। तो लद्दाख का जो घर होता है वो कैसा होता है? ग्राउंड फ्लोर जो होता है वो जानवरों को रखा जाता है। उसमें क्या करते हैं लोग? उसमें खिड़की वगैरह नहीं होती है। और जब वहाँ पे लद्दाख में जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है तो जो वहाँ के आदमी होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग खुद भी ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं और वहीं वो लोग रहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर खिड़की होती नहीं, थोड़ा गर्माहट बना रहता है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। जो मुख्तारपुर गांव है ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है, ठीक है। कहाँ पे है? तो पोचमपल्ली ज़िले में। आंध्र प्रदेश जानिए तो कहाँ पे है? पोचमपल्ली में। भाषा कैसा है? तो यहाँ का भाषा तेलुगु है। आप उत्तर प्रदेश के बारे में भी याद रखिएगा कि यहाँ पे जो कचनार का जो फूल होता है उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में किसकी सब्ज़ी बनाई जाती है? तो कचनार के फूल की सब्ज़ी बनाई जाती है। और मुंबई में एक वर्ली पारंपरिक कला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। और महाराष्ट्र में क्या होता है? सहजन के फूल से क्या बनते हैं? पकौड़े बनते हैं। महाराष्ट्र में सहजन के फूल से क्या बनते हैं? तो पकौड़े बनते हैं। मिजोरम के बारे में हम लोग देखते हैं। मिजोरम में कैसी खेती होती है? तो झूम खेती होती है, ठीक है। मिजोरम में किस तरह से खेती होती है? तो झूम खेती होती है। मिजोरम में कौन सी भाषा लोग बोलते हैं? तो मिजो भाषा बोलते हैं। कैसी भाषा बोलते हैं यहाँ पे? मिजो भाषा। और यहाँ 3/4 लोग कहाँ रहते हैं? तो जंगल में रहते हैं। यहाँ के 3/4 लोग कहाँ रहते हैं? तो जंगल में रहते हैं। कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक की जो भाषा होती है कैसी होती है? कन्नड़ होती है। कर्नाटक की जो भाषा है कैसी है? कन्नड़ है, ठीक है। और होलगुड़ी गांव जो है वो कर्नाटक में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो बिहार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मधुबनी जो नामक ज़िला है वो कहाँ पे है? आपका बिहार में है, ठीक है। मधुबनी नामक ज़िला कहाँ पे है? बिहार में है। और त्यौहार पर घर की दीवारों और आंगन पे कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, देखिए सीटेट में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि पशुओं की त्वचा पर विधिवत क्या होते हैं? पैटर्न होते हैं। मैंने आपको बताया था कि उसके जो त्वचा होती हैं उन पे पैटर्न होता है, एक तरह की डिजाइन होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्या होते हैं उनकी त्वचा पर क्या होता है? बाल होता है, ठीक है। आप इसी तरह से खट आंसर सही करके आएंगे। अब मैंने आपको फिर बताया था नेफेंथीज के बारे में, और वहाँ पे लिखा था कि घटपाड़ी पौधा होते हैं, लिखा था ना। अब आप देखिए कि काम छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। ये भारत में नहीं पाया जाता है। या मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये लोग चूहे चालाकी से उसको फंसा कर खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन क्या है? तीसरा, किसी पशु के विषय में नीचे दी गई विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ये भालू जैसा दिखता है, ठीक है दोस्तों। ये कैसा दिखता है? ये भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं उल्टे लटक कर सोता है
और जिस वृक्ष पर ये रहता है उसकी पत्तियाँ खाता है, तो ये लगभग कितने दिन तक रहता है? 40 वर्षों तक रहता है। मैं अभी आपको पढ़ाया हूँ सलाख के बारे में। क्या कौन सा होता है वो? तो आपका वो सलाख होता है। और आप देखिए, अभी मैं पढ़ाया हूँ आपको रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है, ठीक है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती है, और जबकि पानी तक न पहुँच जाए। उस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना अधिक होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक में लिखा था कहाँ पाया जाता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। याद रखिएगा, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। फिर आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथन पर आप अध्ययन करिए। आपको बस खाली इतना ही देखना है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पे है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इसको भी हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाए। देखिए, रेगिस्तानी ओक के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि यह रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरों के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 4 मीटर होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, इस वृक्ष की जो जड़ें होती हैं नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक ज़मीन में भीतर होती हैं, जब तक कि पानी तक न पहुँच जाए, ठीक है। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, और ये भी आपका सही है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रेगिस्तानी एक वृक्ष है जिसकी मीटर कितनी लंबाई होती है? तो 4 मीटर लंबाई होती है, ठीक है। और इसकी नीचे तक इसकी जड़ें कितनी जाती हैं? तो 30 गुना गहराई तक इसकी नीचे जड़ी रहती है, 30 गुना गहरी इसकी जड़ें रहती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि इस वृक्ष के तनों में पानी एकत्रित होता है। ये भी आपका सही है, ठीक है। ये अबू धाबी में पाया जाता है, गलत है। ये कहाँ पाया जाता है? बताइए आप? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर आप देखिएगा, यहाँ पे कैसा क्वेश्चन पूछा गया है सांपों के संदर्भ में। मैं अभी आपको पढ़ाया हूँ सांपों के संदर्भ में। हमारे देश में कितने तरह के सांप पाए जाते हैं? मैं आपको बताया हूँ 4 तरह के सांप पाए जाते हैं जो कि बहुत जहरीले होते हैं। ये आपको मैं बताया हूँ, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर दूसरा, नाग कोबरा जहरीले सांपों में से एक है, ठीक है। ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। मैं आपको ये नहीं बताया, लेकिन ये गलत भी है, ठीक है। ये अब आपको अगर मैं नहीं बताया तो ये गलत है। और मैं आपको एक चीज़ नहीं बताया था जो आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। सांप के काटने की दवाई जहर से ही बनाई जाती है। सांप के काटने की दवाई जो होती है सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। सांप का जो काटने की जो दवा होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेफेंथीज फिर आगे बहुत बार पूछा है, ठीक है। कहाँ? मैंने बताया था आपको, ये अगर भारत में पूछेगा तो कहाँ आप लगाएंगे? मेघालय लगाएंगे, ठीक है। अगर देश में पूछेगा तो आपको क्या मानना है? इंडोनेशिया मानना है, ठीक है। उसके बाद में फिर आप देखिए, मैंने आपको हाथी के बारे में पढ़ाया था। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन देखिए, ठीक है। क्या है? हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। बताइए आप, सही है गलत है? ये सही है। दूसरा क्या है? हाथियों के एक झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसा तो मैंने आपको बताया नहीं था, तो गलत है। तीसरा क्या है? झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है, सही है। एक झुंड की हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? गलत है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और आपका तीसरा ये आपका सही हो जाएगा। देख रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए, फिर मैं आपको बताया हूँ, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं। इसका क्या कारण है? ये भी आपको मैंने बताया था। बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। दूसरा है, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने ये अपना जो एस्किमो होते हैं अपना घर इग्लू का निर्माण क्यों करते हैं? क्योंकि बर्फ़ की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, वो बाहर की जो टेम्परेचर होता है उसको अंदर आने से मना करती है, उसे अंदर नहीं आने देती है, इसीलिए लोग। और आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये भी सीटेट में आया है, कई बार पूछा गया है, मैं देखा पेपर कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, ठीक है दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को क्या मिला था? बल मिला था। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कमेंट करके आप बताइए कि क्या कमी है
मैं उसको दूर करूँगा और अगला वीडियो में फिर आपको बहुत जल्द लेकर आऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन जो कि ईवीएस में मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं कल सॉल्व कराऊँगा। फिर आपको दिखाऊँगा कि आज जो मैंने पढ़ाया है वो सारी किस तरह से उस पर आप अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कल मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस देने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।